अगर आप मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूज होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर तमाम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ अगर किसी पॉइंट पर लगे हों तो उन सबको कैसे कंबाइंड किया जाता है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात हमें क्या याद रखनी है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं पिछले वीडियोस में कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड यानी टुवर्ड्स द चार्ज। इसके कारण पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज और निगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। बस इस बात को दिमाग में रखना है और बिल्कुल आराम से देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे एक ये सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग, इसमें खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है कि चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूट करने के हजारों लाखों तरीके हो सकते हैं। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, चाहे जिस प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए हम लोग उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर मान लीजिए एक ये Q1 चार्ज रखा है, एक ये Q2 है, एक ये Q3 है, एक ये Q4। ठीक, Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q4 को पॉजिटिव, Q3 को निगेटिव, किसी को भी निगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखिए इस प्लस Q1 चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी उन चार्जेस से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस पॉइंट से Q1 की डिस्टेंस R1 है, इस पॉइंट से Q2 की डिस्टेंस कितनी है R2, इस पॉइंट से Q3 की डिस्टेंस कितनी है R3 और इस पॉइंट से Q4 की डिस्टेंस कितनी है R4। ठीक है, सारी डिस्टेंस अलग अलग है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है तो इस प्लस Q1 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो इस लाइन को मिलाते हुए एक सीधा हमने वेक्टर बना दिया बाहर जो E1 वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, अगर हमें इस प्लस Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो इस प्लस Q2 को इस पॉइंट से मिलाएंगे और जो लाइन आएगी वहां से सीधा आउटवर्ड, ये देखिए इस लाइन को मिलाते हुए सीधा आउटवर्ड, ये हमने E2 बना दिया है। ठीक है, अगर हम इस प्लस Q4 का E4 बनाएंगे, पहले मैं प्लस वाले सारे बता रहा हूं, तो इस प्लस Q4 के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसको इस पॉइंट से मिलाओ और इस लाइन में सीधा आउटवर्ड, तो ये हमारा E4 हो गया। लेकिन जब इस माइनस Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज बनाना है। इसका मतलब इस माइनस Q3 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, ये देखिए E3 की डायरेक्शन हमने इनवर्ड बनाई है। अगर ये Q3 माइनस का ना होकर के प्लस का होता तो जो E3 ऐसे है वो आउटवर्ड ऐसे बनता। डायरेक्शन समझ में आ गई? ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को, इतने पार्ट को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। केवल एक कॉन्सेप्ट कि अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर फेंकना है और माइनस चार्ज है तो चार्ज की तरफ खींच लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्लस Q1 के कारण E1, प्लस Q2 के कारण E2, प्लस Q4 के कारण E4, मगर माइनस Q3 के कारण E3। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जब हम इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीधे आपको E1, E2, E3, E4 को नहीं ऐड करना है, उनको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। इसके लिए हमें जो क्लास 11th में हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल से आपको इसको बताता हूं। ठीक है, तो इन्हें वेक्टर फॉर्म में आपको ऐड करना है, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड उठा करके। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि E1, E2, E3 और E4 के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, कितने होंगे, ठीक है, तो वो बहुत आसान है। किसी भी Q चार्ज के कारण अगर हमें R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो जब हम E1 लिखेंगे, बहुत सिंपल, E1
प्लस Q1 के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डिस्टेंस पॉइंट से कितनी है R1, तो जब हम E1 लिखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा R1, ये E1 का मैग्नीट्यूड हो गया। इसी तरीके से अगर आपको E2 का मैग्नीट्यूड लिखना है तो E2 के मैग्नीट्यूड में यहां R2 हो जाएगा, इसी तरीके से E3 के मैग्नीट्यूड में यहां क्या हो जाएगा R3 और E4 के मैग्नीट्यूड में R4। कहने का मतलब जो भी यहां पे डिस्टेंसेस होंगी वो यहां पर आ जाएंगी, तो हमें वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और जब सबके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे तो गलती से आप ये नहीं करिएगा कि E बराबर सीधे सीधे E1 का मैग्नीट्यूड जो आया, ठीक, प्लस E2 आया, प्लस E3 आया, प्लस E4, मतलब कहने का सपोज करिए E1 की वैल्यू 5 आ रही है, E2 की वैल्यू 10 आ रही है, ये 12 आ रही है, ये 13 आ रही है, तो इनको डायरेक्ट आपको नहीं जोड़ना है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हमें उसे वेक्टर मेथड से ही ऐड करना होगा तो हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक डिफरेंट केस लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये Q1 है और ये प्लस का Q1 है और ये माइनस का Q2, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन के फॉर्म में लिखें, क्या डायरेक्शन होगी, तो इस प्लस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा तो वो होगा इस डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आउटवर्ड। बोलो सही है, इस प्लस Q1 के कारण इस पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन, इससे आउटवर्ड ये E1 है। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, इसी पॉइंट पर निकालना, इसी पॉइंट पर है, थोड़ी देर के लिए E1 को भूल जाओ। इसी पॉइंट पर अगर इस माइनस Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कहें तो माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर खींचता है, तो इस माइनस Q2 का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द Q2, मतलब कहने का यह है कि अगर हम इसी पॉइंट पर इस माइनस Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से सोचो, E1 प्लस Q1 के कारण है बाहर की तरफ, इस प्लस Q1 से बाहर की तरफ, और E2 जो है वो इस माइनस Q2 के कारण टुवर्ड्स माइनस Q2। समझ आया? ठीक, तो अब अगर हमें E1 और E2 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू ध्यान से सोचो, E1 इज इक्वल टू E1 प्लस Q1 के कारण था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर, और अगर E2 का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब अगर हमें इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वेक्टर मेथड के हिसाब से E1 वेक्टर प्लस क्या होना चाहिए, E2 वेक्टर होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात याद करो, जब दो वेक्टरों का हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे, याद करिए, तो R का फार्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और उसका क्या, अंडर रूट। दो वेक्टरों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का यह फार्मूला होता था, जिसमें थीटा होता था a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक, अब अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं, थीटा है a और b, ध्यान से देखो, थीटा है a और b दो वेक्टर के बीच का एंगल, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सोचो, अंडर रूट ऑफ, यहां पे लिख रहे हैं, नहीं यहां पे लिखेंगे, ठीक है, R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट। ठीक, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये उस केस के लिए है जब a वेक्टर b वेक्टर के क्या हो जाए, पैरेलल। अगर a वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी फाइनली वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। कहने का मतलब कि ये दो वेक्टरों के रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है मैग्नीट्यूड का, और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 रखने के बाद r की वैल्यू क्या बचती है, a प्लस बी। इसका मतलब इस केस में अगर हम E1 E2 का रिजल्टेंट लिखना चाहें तो जब ये वेक्टर ऐड होंगे तो अगर हमको E वेक्टर का, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि E चाहिए, तो हमको सीधे सीधे E1 प्लस E2 यानी कि
उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ना होगा। कहने का मतलब यह है कि इस केस में जब हमें इन दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो सीधे E1 E2 को ऐड करके आ जाएगा। समझ आ गया? E1 E2 को ऐड करके क्यों आया? ये E1 E2 ये ना सोचिएगा यहां वेक्टर नहीं लगा, यहां वेक्टर लगा है, लेकिन उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है cos 0 की वैल्यू 1 होने के कारण डायरेक्ट a प्लस बी दे रहा है। अगर a वेक्टर b वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट a प्लस बी कब होगा? या कहने का मतलब कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट a प्लस बी लिखा जा सकता है, हमको बार बार पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से यहां दोनों वेक्टर पैरेलल होने की वजह से हमने इसका रिजल्टेंट क्या लिख दिया? E1 प्लस E2 डायरेक्ट। और E1 और E2 की ये वैल्यू है। अब यहां पर आप इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिए। सपोज करिए ये 10 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, तो ये 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा अब एक और केस हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? देखिए, इस प्लस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लस के कारण E1 आउटवर्ड, और इस प्लस Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। ये हमने बना दिया E2। तो इस केस में इस प्लस Q1 का E1 ऐसे और इस प्लस Q2 का E2 ऐसे। देखिए पिछले केस में क्या था? पिछले केस में एक प्लस था और एक माइनस था, तो इस प्लस Q1 का E1 इधर था और इस माइनस Q2 का E2 ऐसे था। मगर इस केस में इस प्लस Q1 का E1 और इस प्लस Q2 का E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो क्या होता है? देखिए फिर से फार्मूला, R बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच का एंगल कितना होगा? दिस विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर R का फार्मूला क्या बचेगा? देखिए R का फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां cos 180 रखेंगे और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग b माइनस ए होल स्क्वायर अंडर रूट भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इसकी वैल्यू या तो a माइनस बी लिख सकते हो आप, या फिर क्या लिख सकते हो? b माइनस ए। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी या b माइनस ए डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर E1 E2 दो वेक्टर हमने बना दिए, लेकिन इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि Q1 और Q2 के क्या मैग्नीट्यूड है और R1 R2 के क्या मैग्नीट्यूड है। जैसे E1 की वैल्यू हमको लिखनी है तो E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर, और अगर हमें E2 की वैल्यू लिखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब Q1 और R1 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि E1 E2 में कौन बड़ा। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए अगर हम ये माने कि अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा इस रूल के हिसाब से वो E1 माइनस E2 आएगा, और अगर E2 ग्रेटर देन E1 है तो ऐसी कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो E2 माइनस E1 आएगा। यानी कहने का मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, और डायरेक्शन पता होने के बाद उसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर वाले मेथड से निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये केस देखिए, इसमें दोनों चार्ज सेम हमने रख लिए। अब की बार Q1 Q2 की जगह हमने दोनों Q ले लिए। ठीक है, और जो पॉइंट है वो मिडिल का है, मतलब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी कितनी होगी? x है। अब बहुत सिंपल, अगर हम इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाएंगे तो E1 इस डायरेक्शन में आएगा, बोलो सही है, और अगर इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो E2 भी इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस प्लस Q के कारण E1 ऐसे तो इस प्लस Q के कारण E2 ऐसे आएगा। ठीक है, अगर E1 E2 के मैग्नीट्यूड कहे जाए तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस ये भी x है और ये भी डिस्टेंस भी x है, तो अगर E1 लिखें तो E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। R नहीं रखना है,
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी चार्ज से डिस्टेंस वो कितनी है, x। सेम इसी प्रकार से अगर हम E2 लिखें तो ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब आप सोच करके देखो E1 E2 दोनों बराबर है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रूल के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप E1 माइनस E2 लिखो या फिर आप इसको E2 माइनस E1 लिखो, वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ गई? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और सपोज करिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? मान लिए ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी कितनी है, आर। ध्यान से सुनना, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, माना E1, बोलो सही है, और इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इस डायरेक्शन में होगा, माना कितना, E2। अच्छा आप जरा सोच के देखो E1 और E2 की वैल्यू कितनी, चाहे E1 लिखो चाहे E2 लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर और Q अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के लिए Q सेम है, इस प्लस Q का E1 इस प्लस Q का E2, दोनों के लिए Q भी सेम है, दोनों के लिए R भी सेम है, तो Q बाई आर स्क्वायर दोनों में हो गया। ये E1 की भी वैल्यू, यही E2 की वैल्यू। अच्छा अब जरा सोच के बताओ, ये एंगल यहां पे 60 डिग्री होगा, ओके। तो अब अगर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है तो अब हमें वेक्टर मेथड का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। क्या है मेथड? R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू यहां पर है 60 डिग्री, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे लगाएंगे तो रिजल्टेंट E इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 60 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर E1 E2 की वैल्यू रख दीजिए, cos 60 की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड आपको बता देते हैं। देखो E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम है, सपोज करो ये वैल्यू x है, आपके समझने के लिए मान लिया ये वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x है, ध्यान देना। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, E1 E2 सब x है, प्लस 2 E1 इंटू यानी एक्स स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर, और इसका क्या बचेगा, अंडर रूट, बोलो सही है, ठीक। तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी 3x स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये वैल्यू बची x अंडर रूट 3, और x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो यानी ये x की वैल्यू हमने रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 3। अब आप चाहो तो यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो और जो Q और x दिए हो वो रख दो। तो इस तरीके से आप इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये सब सुपरपोजिशन है, तमाम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐड किए जाते हैं तो उसी को कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं इसमें सिर्फ आपको इतना करना है, आपको डायरेक्शन देखनी है और उस डायरेक्शन को हम लोग वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया।